देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट को बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी को लेकर अलंद विधानसभा सीट पर किए गए खुलासे के बाद एसआईटी के गठन के साथ ही अब जांच पड़ताल के दौरान टीम को एक ऐसा सबूत मिला है दोस्तों, जिस पर अब आंखें फटी की फटी रह गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके का यह सबूत है जिससे राहुल गांधी के दावों का दबदबा बना है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली से सटे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर फिर से नया बवाल हुआ है दोस्तों। बताएंगे किन किन पर एफआईआर दर्ज किया गया और किन कारणों के साथ ये एफआईआर दर्ज की गई है और कहां-कहां मारपीट की खबर सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में एक देश ने बीजेपी और बीसीसीआई को आईना दिखाया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चिराग पासवान के साथ क्या नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा धोखा। बताएंगे चिराग के एक प्रसिद्ध चेहरे का नामांकन ही खारिज हो चुका है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के द्वारा जो नारा लगाया गया है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बदलाव से ही होगा विकास और बिहार से होगी शुरुआत लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका का विधानसभा सीट है अलंद विधानसभा सीट दोस्तों, जहां पर 1978 से लेकर भारतीय जनता पार्टी 2018 तक एक भी बार चुनाव नहीं जीती। लेकिन 2018 के चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार आते हैं कि 697 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार यहां से चुनाव जीत जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर गहन चर्चा की और पता किया कि आखिर अचानक से बीजेपी 1978 के बाद पहली बार 2018 के चुनाव में अलंद विधानसभा सीट पर कैसे जीत गई। तो पता चला कि बड़ी संख्या में लोगों के वोटर से नाम काटे गए थे, वोटर कार्ड से नाम काटे गए थे। इसके बाद 2023 के चुनाव होते हैं दोस्तों, यहां पर अलग अलग राज्यों से लगभग 6018 लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन किया गया था और ये सारी शिकायतें ऑनलाइन दी गई थी दोस्तों। और 6018 आवेदन में से केवल 24 आवेदन सही थे, बाकी 5994 आवेदन गलत तरीके से किए गए थे और देश के अलग अलग कोने से कर्नाटका की इस सीट के लिए किया गया था। यानी एक खतरनाक साजिश रची गई थी दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही इसे पकड़ा, चुनाव आयोग के पास मामला लेकर गए और चुनाव आयोग ने आनंद फानन में सीआईडी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया दोस्तों। जांच पड़ताल शुरू की गई। इसके बाद कई तरीके के और घपले सामने आए। इस मामले पर राहुल गांधी ने इसी साल अगस्त के तीसरे सप्ताह के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से लगातार जांच एजेंसी सीआईडी के द्वारा चुनाव आयोग से जानकारियां मांगी जा रही है कि कहां से ये आवेदन आए थे, कौन से राज्य से आए थे, बताइए टाइम। लेकिन चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने इसी बात का चैलेंज चुनाव आयोग को दिया था दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सितंबर महीने में एडीजीपी सीआईडी के नेतृत्व में कर्नाटका में एक एसआईटी का गठन किया दोस्तों और उस एसआईटी ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। उसके बाद असली खेला हुआ है। कुछ दिनों पहले एसआईटी ने पूर्व बीजेपी के विधायक सुभाष गुट्टेदार के परिजनों और सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सुभाष गुट्टेदार के घर के पास एक ऐसी चीज प्राप्त की है दोस्तों, जिससे एक बहुत बड़ा सबूत मिला है और कहीं ना कहीं अब इस मामले पर राहुल गांधी के द्वारा किया गया दावा और ज्यादा प्रखर हो चुका है दोस्तों। कर्नाटका के कुलबुर्गी जिले के पूर्व बीजेपी के विधायक सुभाष गुट्टेदार के आवास के पास बीते शनिवार को जले हुए मतदाता रिकॉर्ड के ढेर मिलने से हड़कंप मच गया है। ये घटना एसआईटी के द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के आरोपों की जांच के बीच में प्राप्त हुआ है दोस्तों। गुट्टेदार ने कहा कि जले हुए मतदाता रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, यानी भाजपा का नेता इसे कुछ भी संदिग्ध नहीं बता रहा दोस्तों। और वो कहता है कि हम सफाई कर रहे थे इसीलिए यहाँ पर ये फेंका गया है, यानी वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि ये जो मतदाता पत्र फेंका गया है ये बीजेपी के नेता के घर से ही फेंका गया है। त्योहार की सफाई के नाम पर दावा किया जा रहा है कि ये फेंका गया है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि पूरे देश में राहुल गांधी का आरोप लगाने के बाद एक बीजेपी के नेता के ऊपर जांच चल रही है दोस्तों, एक बीजेपी के पूर्व विधायक पर, और उसके घर के पास ही ये जला हुआ मतदाता रिकॉर्ड मिला है दोस्तों, पूरा बंडल मिला है। इस पूरे मामले पर अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कुछ वास्तविक मतदाताओं की ओर से फोन करके कॉल करके चुनाव आयोग के सामने आवेदन दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि अगर 2023 में कांग्रेस ने समय से पहले इस तरीके की धोखाधड़ी का पता नहीं किया होता तो फिर उनके उम्मीदवार बीआर पाटिल चुनाव हार जाते और बीजेपी का उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार यहां से चुनाव जीत जाता। लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया और बीजेपी का नेता यहां चुनाव हार गया। इस मामले को लेकर जांच और ज्यादा तेज एसआईटी करने जा रही है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उम्मीद है कि जल्द इस मामले पर कुछ बड़ा होने वाला है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि टीकमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के केंद्रीय
मंत्री के बंगले के पास 43 जले हुए वोटर कार्ड मिले थे। मोदी सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले का यह पूरा मामला था, जहां पर बाद में कहा गया कि किसी और ने लाकर फेंक दिया है बंगले के बाहर। कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर जांच के लिए बोला था। दोस्तों ऐसा ही एक तालाब से सैकड़ों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले थे। दो शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि जांच कराना जरूरी है, तत्काल गंभीरता से जांच कराई जानी चाहिए, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों इस दौरान झड़प की खबर भी सामने आई है। इस झड़प में 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। दोस्तों पुलिस थाने पर घेराव किया गया, जिसमें भारी संख्या में जेएनयू के छात्र मौजूद रहे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत जेएनयू के 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शाम लगभग 6 बजे 70 से 80 छात्र छात्राओं ने जेएनयू के पश्चिम गेट पर इकट्ठा होकर बलपूर्वक बैरिकेड्स को धक्का देने की कोशिश की, पुलिस के साथ हाथापाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दोस्तों जो दूसरा मामला सामने आया है, यानी दूसरी ओर से जो छात्रों ने बताया है, उनके अनुसार लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच में कैंपस में दशहरे के मौके पर जोरदार झड़प हुआ था। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने छात्र संगठनों के नेताओं से बात की और कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया था, लेकिन छात्र इस बात से नाराज थे कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर थाने का घेराव करने के लिए निकले हुए थे दोस्तों, लेकिन उस समय लाठीचार्ज करते हुए उल्टा जेएनयू के छात्र गुट को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और लाठीचार्ज भी की गई। इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दोस्तों कई लोगों ने कहा कि आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी को बचाने के लिए सारी हरकतें की जा रही है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई जगह पर आपस में युद्ध चल रहा है दोस्तों, यानी गोलाबारी चल रही है और हवाई हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी हवाई हमले में कई क्रिकेटरों की जान चली गई दोस्तों, यानी लोकल स्तर पर क्रिकेट खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जब फाइटर प्लेन से अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा और कई सारे खिलाड़ियों की जान चली गई। इस मामले पर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो भविष्य में कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी पाकिस्तान के साथ में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक और अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है जो पाकिस्तान से कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। खुला ऐलान करते हुए अपने लोगों के साथ में खड़ा हो रहा है, आत्मसम्मान के साथ में खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर भारत का क्रिकेट बोर्ड है, यानी बीसीसीआई है, जो भारत के आत्मसम्मान की रक्षा करने की जगह आत्मसम्मान से खिलवाड़ करते हुए पाकिस्तान के साथ जाकर क्रिकेट खेलता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं। और इसके बाद लोगों ने अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तारीफ की है दोस्तों, और बीसीसीआई की जमकर आलोचना की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बीसीसीआई पर पूरी तरीके से बीजेपी के लोगों का कब्जा हो चुका है दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि अमित शाह के बेटे को पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया था और आज भी जो बड़े बड़े पोस्ट पर बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि किनके साथ इन लोगों के अच्छे संबंध है, और आईसीसी का चीफ है भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का बेटा। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अफगानिस्तान बोर्ड ने एकदम सही किया, देश के आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, तो लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारी सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है दोस्तों। एक सीट है मढ़ौरा की सीट, जो सिवान जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा था। भोजपुरी की एक्ट्रेस और डांसर सीमा सिंह को दोस्तों टिकट देकर मैदान में उतारा गया था। चिराग पासवान के पार्टी से उनको लग रहा था कि वो जीत हासिल कर लेंगे। हालांकि सीमा सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए जाती है और उसके बाद जब वापस आती है तो उनको अगले दिन यानी बीते दिन उनको पता चला कि उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, नामांकन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल में, नामांकन के फाइल में उम्मीदवारों की जगह प्रस्तावक का नाम लिख दिया और प्रस्तावक की जगह पार्टी का नाम लिख दिया। 9वीं पास है दोस्तों सीमा सिंह, 600 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी है और उनको अपना एफिडेविट बनाना नहीं आया। और इसके बाद एनडीए गठबंधन का एक उम्मीदवार कम हो गया है चुनाव में, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन केवल 242 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहा है दोस्तों। उसमें भी लगभग 10 सीटें ऐसी है जहां पर एनडीए गठबंधन के दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दो पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर धीरे धीरे करके जो माहौल बनता जा रहा है, वो संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार एक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और एनडीए गठबंधन वाले अपनी एकजुटता नहीं कर पा रहे, तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी वाद विवाद बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये लोग एक साथ नहीं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दार्जिलिंग के हिल्स और तराई के साथ साथ डुआर्स क्षेत्र में गोरखा समुदाय से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए केंद्र द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, उन्होंने फैसला किया है विरोध करते हुए कि यह नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श के बिना की गई है, जो संघीय सहयोग की भावना के विपरीत है, और उन्होंने केंद्र सरकार को इस आदेश को वापस लेने के लिए बोला है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पत्र में याद दिलाया कि गोरखालैंड के टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी GTA की स्थापना 18 जुलाई 2011 को दार्जिलिंग में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुई थी, जिसमें राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए अगर GTA के अंदर केंद्र सरकार खुद के मध्यस्थ को नियुक्त करेगी बिना राज्य सरकार से पूछे हुए, तो यह साफ तौर पर आपस में किए गए समझौते का उल्लंघन होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही बात है, अगर कहीं पर आदिवासी समाज के लोगों के लिए स्वायत्त संस्थान बनती है यानी एक कमेटी बनाई जाती है जैसे GTA है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर राज्य सरकार की भूमिका बड़े स्तर पर होनी चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गोरखालैंड बनाने के नाम पर बीजेपी वाले बार बार गोरखा समाज के लोगों का वोट लेते आई है। दोस्तों, खासकर जो दार्जिलिंग वाला एरिया है जहां पर भारत के लोग जिन्हें गोरखा बोला जाता है, दोस्तों उनको बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम आपके लिए पश्चिम बंगाल से हटके एक नए राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और बाद में दार्जिलिंग एरिया में बीजेपी का सांसद भी जीत कर आता है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में एक तरफा जीत हासिल करती है दोस्तों, और बाद में वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो वादा होता है एकदम उसे ठुकरा दिया जाता है। अब मध्यस्थ नियुक्त करके 2026 के चुनाव पर बीजेपी की निगाहें हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस मामले पर भी चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी के नेताओं का विवादित बयान आना शुरू हो गया है। दोस्तों, मधुबनी से बीजेपी के सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। बीजेपी का सांसद अशोक यादव बोलता है कि कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा, मोदी जी की बनाई सड़कों पर नहीं चलूंगा, मोदी जी के बनाए पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी पार करके जाऊंगा, सारी सुविधाएं लेकर मोदी जी और बीजेपी को गाली मत दो। ये हिंदुस्तान की जनता और केवट की जनता ने अब सहन नहीं करना है इन बात को। यानी केवटी के अंदर सभा को संबोधित करते हुए इस तरीके का विवादित बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर इस तरीके का बयान बीजेपी के लोगों का देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि भाजपा का नेता ये जो बोल रहा है कि मोदी जी के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वो लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार मुस्लिम समाज के लोगों पर दिए गए अशोक यादव के बयान का समर्थन करेगी? अगर मोदी सरकार या बीजेपी के लोगों में हिम्मत है दोस्तों, तो वो मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो हर सामान पर टैक्स लगाया जाता है, जो देश की सारी जनता देती है, और मुस्लिम समाज के लोग भी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाकर सामान खरीदते हैं और बीजेपी की सरकार को टैक्स देते हैं, तो क्या भाजपा की सरकार मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कमाई यानी दिन रात मेहनत करके कमाए गए पैसे पर टैक्स लेना बंद करेगी? तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। भाजपा के नेता अशोक यादव को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा में नए नए नेता निकलते हैं जो मुस्लिम समाज और देश के ताने बाने के खिलाफ उल्टा बोलते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इनके बारे में, अशोक यादव के बारे में दोस्तों, जो अपने पिता हुकुमदेव यादव के नाम पर चुनाव जीते आए हैं दोस्तों, यानी उनके पिता को लोग सम्मान करते थे, इसीलिए इनको 2 बार से चुनाव जितवाया गया है। इसके बाद अब ये उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। 2 शब्द लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई दोस्तों। नामांकन रद्द होने के बाद अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक शांतिपूर्ण धरना देने के बाद प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस वालों को दी दोस्तों। पुलिस मौके पर पहुंची और हिरासत में लेकर चली गई, हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर नामांकन रद्द होने को लेकर कई सारे प्रत्याशियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। बिहार में कई सारे हाई प्रोफाइल लोगों के भी कहीं ना कहीं नामांकन रद्द हो रहे हैं और कारण टेक्निकल बताया जा रहा है। धरने के दौरान विश्वनाथ सिंह ने कहा कि उनका सारा कागजात पूरी तरीके से सही था, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों कर्नाटका के रायचूर जिले के अंदर पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को 12 अक्टूबर को आरएसएस की वर्दी पहनकर आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आरएसएस की आलोचना की है और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के नेता आक्रामक है दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़ना चाहती है दोस्तों। कांग्रेस को पता है कि अगर बीजेपी के साथ लड़ाई करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हराना है, तो पहले उसको वैचारिक तौर पर देश के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा और आरएसएस को एक्सपोज करना मतलब बीजेपी को एक्सपोज करने के बराबर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार आरएसएस को लेकर एग्रेसिव है दोस्तों। और कर्नाटका के रायचूर के अंदर ये जो कदम उठाया गया है, उसके बाद अब आरएसएस वालों की देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे।
जानेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को बीते दिन कहा कि लोगों को सनातनियों की संगति से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया। सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन के दौरान ये बयान दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे अब भी अंबेडकर जी के संविधान का विरोध करते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि कट्टरपंथी सोच समाज में मौजूद है और हमें इससे बचकर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया और बताया कि कट्टरवादी सोच के कारण आज दलित समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। जब चीफ जस्टिस इंडिया को लेकर इस तरीके की घृणित मानसिकता के साथ हमला किया गया तो देश के करोड़ों करोड़ दलित समाज के लोगों के साथ हमेशा से अन्याय होता आ रहा है। दोस्तों, NCRB के रिपोर्ट में भी बीजेपी सरकार में दलित समाज के लोगों के खिलाफ हिंसा के कई सारे मामले बताए गए और लगातार इन घटनाओं में इजाफे का भी दावा किया गया है, जिससे बीजेपी सरकार एक्सपोज होती नजर आती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध धर्मांतरण केस में 5 FIR सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोष को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट ने SHUATS के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप में 5 FIR को रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले और आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी किसी न किसी पर कोई ना कोई धर्मांतरण के आरोप लगाकर दोस्तों उस पर एक्शन लिया जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनती है तो एंटी कन्वर्जन यानी धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आया जाता है और उसका दुरुपयोग का ये एक नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल से ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, शर्जील ने यह फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी के खारिज होने के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनको जमानत मिलता तो वो विचार जरूर करते चुनाव लड़ने के बारे में, लेकिन अब क्योंकि उनको जमानत नहीं मिला है तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उनका मामला अक्टूबर के अंत तक स्थगित हो गया है, उन्हें तब तक जेल में रहना पड़ेगा, इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कड़कुड़डुमा कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था। दोस्तों, शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां भी हो गई थी और कई सारे एक्सपर्ट मान रहे थे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कुछ एक सीटों पर कुछ लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, हालांकि शर्जील इमाम के ऊपर अभी केवल आरोप लगे हुए हैं, जांच में जो दावे किए गए हैं उस पर अब सुनवाइयां चल रही है और अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पर अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सजा को लेकर अंतिम अपराधी भी नहीं माना गया है। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बिहार कांग्रेस की ओर से कैंपेनर के तौर पर KC वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अतिरंजन चौधरी, मीरा कुमार और कृष्णा लवरू का नाम लिखा हुआ है। 200 सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह और मनोज राम, हल्का लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवाड़ी के साथ साथ रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद और राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब और सुबोध कांत सहाय का नाम जोड़ा गया है। इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं दोस्तों जो अभी अभी कांग्रेस में आए, लेकिन उनको पार्टी ने प्रचार करने का मौका दिया है। कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव को भी इस बार प्रचार में उतारा जा रहा है। पिछली बार प्रचारक बनाने पर राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया था दोस्तों, जिसके कारण कन्हैया कुमार से उस तरीके से प्रचार नहीं करवाया गया। इसी के साथ में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने सीट शेयरिंग को अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक बताया। वो कहते हैं कि अगर हमारा बार्गेनिंग यानी तोलमोल अच्छे से हुआ होता तो हम लोग 29 की जगह 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते, यानी अभी भी उनको 6 सीटें कम मिली है, वो दावा कर रहे हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं इससे ज्यादा सीटें कैसे डिमांड कर सकता था, 100 से नीचे बीजेपी और जेडीयू को चुनाव लड़ना पड़ता। मैं खुद ही ये नहीं चाहूंगा, मुझे अलायंस के अंदर चुनाव
नहीं लड़ना है, हमें गठबंधन महागठबंधन से चुनाव लड़ना है, यानी आपस में लड़ाई नहीं लड़नी है बल्कि हमको महागठबंधन से लड़ाई लड़नी है। हालांकि दोस्तों उनको 29 सीटें मिली है चिराग पासवान को, जिसके कारण जीतन राम मांझी को केवल 6 सीटों पर रखा गया। दोस्तों इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को भी मात्र 6 सीटें मिली है। तो चिराग पासवान के कारण नुकसान तो हुआ है जिन लोगों को, वो अभी भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको 6 सीटें कम मिली है। तो शायद हो सकता है कि चिराग पासवान और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे साथियों को। दोस्तों हालांकि अभी भी चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, तो इसे बहुत ज्यादा बोला जा सकता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, जिसमें से एक उम्मीदवार तो अब उनका चुनाव लड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। साथ साथ दोस्तों AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी कहते हैं कि तस्करी से निपटने के लिए शेख अब्दुल्ला ने 1978 में जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया था। इस बीच फारूक अब्दुल्ला, GM शाह, मुफ्ती सैयद और GN आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई मुख्यमंत्री रहे। ये सभी PSA को बड़ी आसानी से हटा सकते थे, साथ ही मानवाधिकार के उल्लंघन को भी रोका जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी। 20,000 से ज्यादा लोगों को बेवजह जेल में डाला गया है। इसके बाद ओवैसी कहते हैं कि सब कुछ लुट गया तब जाकर होश आया है क्या, यानी जिस तरीके का बयान अब दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उसी पर निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने। दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।